हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक विचार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो का अगर हम जन्म की बात करें तो प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था। सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। सुकरात के शिष्य प्लेटो का जन्म एथेंस में 427 ईसा पूर्व में हुआ था। तो प्लेटो क्या है, सुकरात के शिष्य थे। उन्होंने यूनानी राजनीतिक सिद्धांत की नींव रखी, जिसमें अनेक दार्शनिक दृष्टिकोण और उन मुद्दों को शामिल किया जिन पर पश्चिमी राजनीतिक परंपरा टिकी हुई है। प्लेटो को राजनीतिक दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है। तो ये आपने क्या है याद रखना है। जो राजनीति का पिता है वो अरस्तु को माना जाता है, लेकिन राजनीतिक दर्शन शास्त्र ठीक है का जनक प्लेटो को माना जाता है। उन्हें आमतौर पर दार्शनिक आदर्शवाद का संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने आइडियल स्टेट की बात की थी, आदर्श राजा की बात की थी या दार्शनिक राजा की बात की थी। पश्चिम में यूटोपियाई विचारधारा प्लेटो के राजनीतिक दर्शन शास्त्र से प्रारंभ होता है। तो अब हम जानेंगे कि प्लेटो पर किन किन विचारकों का प्रभाव रहा है। प्लेटो के विचार समकालीन बौद्धिक जलवायु और पाइथागोरस, पारमेनिडेस, हेराक्लिटस और सुकरात जैसे पूर्व विद्वानों के विचारों से प्रभावित थे। एथेंस में उनके समय के विषय है या विचारक है। पेलोपोनेशियन युद्ध में स्पार्टा ने एथेंस को पराजित किया। प्लेटो एथेंस की पराजय के कारणों का अध्ययन करना चाहते थे। तो फ्रेंड्स क्या है, यूनान में बहुत सारे नगर राज्य हुआ करते थे। तो उसमें जो दो फेमस नगर राज्य है, एक है स्पार्टा, एक था एथेंस। तो एथेंस में क्या है, डेमोक्रेसी थी और स्पार्टा में क्या है, सैनिक तंत्र था। तो जो सुकरात है वो हमेशा क्या है, जो लोकतंत्र की वो बुराई करता रहता था। और इससे क्या है, जो वहाँ के जो शासक थे एथेंस के, उन्होंने क्या है, उन्हें विष का प्याला पिलाया और क्या है, उनको मौत के घाट उतार दिया। तो इसके कारण भी क्या है, जो प्लेटो है वो एथेंस की जो शासन प्रणाली उसका विरोध करते थे या उसकी आलोचना करते थे। वह यूनानी इतिहास के सबसे अशांत चरण के साक्षी बने। ठीक है। सुधार विरोधियों के निरंकुश शासन को, जिसे प्लेटो ने भ्रष्ट माना था, मुख्य कारण था जिसकी वजह से वो एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। उन्होंने माना कि इससे बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग दार्शनिक राजा का शासन होना चाहिए। वो क्या बोलते थे कि जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही घिनौना या बेकार शासन प्रणाली है, और इसके एवज में वो क्या है, दार्शनिक राजा की बात करते थे कि जो शासन है वो किसके द्वारा चलाया जाना चाहिए, एक दार्शनिक राजा के द्वारा। नेक्स्ट है पाइथागोरस। अब पाइथागोरस से वो कैसे प्रभावित थे या क्या क्या विचार उन्होंने लिए, ये समझते हैं। प्लेटो ने आत्माओं के स्थानांतरण गमन का विचार पाइथागोरस से लिया। पाइथागोरस के अनुसार ब्रह्मांड गणितीय और तार्किक सिद्धांतों पर आधारित है, और इसलिए हमारा समाज भी इन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। प्लेटो का ज्योमेट्री के प्रति प्रेम भी पाइथागोरस से उत्पन्न होता है। ज्योमेट्री का महत्व इसकी तार्किक प्रकृति है। तो पाइथागोरस से इन्होंने क्या है, ज्योमेट्री या गणितीय या तार्किक सिद्धांत लिए, क्योंकि माना जाता है जो प्लेटो की जो एकेडमी थी, तो वहाँ के गेट में लिखा था कि बिना गणित के ज्ञान के विद्यार्थियों की यहाँ एंट्री वर्जित है, या इस एकेडमी के लिए क्या है, गणित की शिक्षा या ज्ञान होना बहुत ही
जरूरी है। तो ये किससे प्रभावित होके लिया था, वो था पाइथागोरस। हेराक्लिटस के अनुसार जीवन एक अविरत परिवर्तन है और संसार में कुछ भी स्थायी नहीं था। पाइथागोरस हेराक्लिटस के इस दृष्टिकोण से प्रभावित थे कि परिवर्तन इस संसार का सहारा है, तो ये इनसे भी प्रभावित थे। नेक्स्ट है पार्मेनिडेस। पार्मेनिडेस से प्लेटो ने सीखा कि यद्यपि हम परिवर्तन की दुनिया में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो स्थायी रहती है, वह है विचार। ठीक है, तो ये सीखा उन्होंने या लिया उन्होंने पार्मेनिडेस से। ठीक है, कि कुछ माना कि ये जो दुनिया है या संसार है वो क्या है, परिवर्तनशील है, लेकिन कुछ स्थायी चीज़ें भी है, जैसे कि आदमी जो व्यक्ति के जो विचार है वो क्या है, वो स्थायी हो जाते हैं, रहते हैं। पाइथागोरस, हेराक्लिटस और पार्मेनिडेस के विचारों को जोड़कर प्लेटो ने कहा था कि ज्ञान वो गुण है जिसे केवल बुद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब सुकरात की बात करें, जिनके शिष्य थे, तो प्लेटो पर सबसे अधिक प्रभाव उनके शिक्षक सुकरात का पड़ा था। प्लेटो ने सुकरात को पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना। वह सुकरात थे जिन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति विकसित की थी। डायलेक्टिक मेथड क्या है, सुकरात ने विकसित किया था, लेकिन जो लेखन कार्य में है, सबसे पहले जो द्वंद्वात्मक पद्धति का विकास है वो प्लेटो ने किया था। तो ये भी कई बारी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं। प्लेटो ने सुकरात द्वारा प्रतिपादित 3 सिद्धांतों को अपनाया, जिसमें शामिल है सदाचार ही ज्ञान है, प्लेटो के राजनीतिक दर्शन की ये क्या है, नींव है, वास्तविकता का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत। ये 3 चीज़ें इन्होंने क्या है सुकरात से ली। प्लेटो के संवाद में सुकरात मुख्य पात्र है। प्लेटो ने स्वयं को सुकरात का शिष्य माना था। प्लेटो की लोकतंत्र के लिए अरुचि सुकरात के जीवन की घटना से प्रभावित है। ये हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ की जो लोकतंत्र शासन प्रणाली थी उसने क्या है सुकरात को मृत्युदंड दिया था। तो इस वजह से क्या है वो उसमें लोकतंत्र में उनकी अरुचि या उनकी आलोचना करते हैं लोकतंत्र शासन प्रणाली की। जब सुकरात को दंड दिया गया और हेमलॉक जहर पीने की सज़ा सुनाई गई, एथेंस पर लोकतांत्रिकवाद का शासन था। तब क्या था, वहाँ डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली थी। प्लेटो ने इसलिए लोकतंत्र को शासन का सबसे खराब रूप माना और इसे अज्ञानता के नियम के बराबर माना। इसलिए इन्होंने क्या है लोकतंत्र को सबसे खराब रूप माना। इसलिए उन्होंने दार्शनिक राजा ज्ञान के नियम के प्रतिष्ठान की सिफारिश की। उसके बाद उन्होंने ठाना कि शासन प्रणाली दार्शनिक राजा के हाथ में होनी चाहिए, जो कि कैसे बनेगा, वो शिक्षा एक विभिन्न स्तरों से वो निकल कर क्या है वो दार्शनिक राजा बनेगा। आगे उसके सारे स्टेज वो बताता है। अब हम प्लेटो की रचनाएं देख लेते हैं, उन्होंने कौन कौन सी राइटिंग्स की। तो पहली है द रिपब्लिक, बहुत ही फेमस इनकी किताब है। कंसर्निंग जस्टिस भी इन्हें कहा जाता है, इस बुक को कहा जाता है, क्योंकि इसमें न्याय के बारे में वह कहती है, जो कि इन्होंने लिखी 375 ईसा पूर्व। रिपब्लिक प्लेटो की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध रचना है, जो पूरी तरह से उनके विचारों को दर्शाती है। रिपब्लिक प्लेटो के आदर्श राज्य का संविधान है। यह न्याय सिद्धांत से आरंभ होता है। ठीक है, क्या है, न्याय से शुरू होता है। शिक्षा का सिद्धांत की बात इसमें की गई है कि शिक्षा के कितने स्तर होने चाहिए और किस स्तर पर कौन से व्यक्ति का निर्माण होगा। तो लास्ट में वो शिक्षा का जो लास्ट स्तर है उसमें वो बोलता है कि इसमें क्या है दार्शनिक राजा का निर्माण होगा या बनेगा। साम्यवाद का सिद्धांत वो देता है ताकि जो दार्शनिक
राजा है या जो शासक है और जो सैनिक है उसको वो क्या है उसकी सार्वजनिक संपत्ति की बात कर रहा है और निजी संपत्ति का वो क्या है उसमें विरोध कर रहा है। दार्शनिक राजा का प्रतिष्ठापन, तो ये सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है द रिपब्लिक में वो कहता है इन सब विषय के बारे में। नेक्स्ट है उनकी बुक द स्टेटमैन। ये लिखी थी उन्होंने 360 ईसा पूर्व। यह प्लेटो के लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाती है। स्टेटमैन में प्लेटो में राज्य और संविधानों का वर्गीकरण किया है। उन्होंने राजनीतिक जीवन में कानून और संपत्ति की आवश्यकता को पहचाना। ठीक है, तो इसमें वो क्या बात कर रहा है, संविधानों का वर्गीकरण किया उसने और राजनीतिक जीवन में कानून और संपत्ति की आवश्यकता को पहचाना उन्होंने। ठीक है, जब उनका जो आइडियल जो स्टेट है या आदर्श राज्य जो जब वो विफल हुआ, जिसमें कि वो दार्शनिक राजा की बात करता है रिपब्लिक में, तो उन्होंने स्टेटमैन लिखी जिसमें कि वो क्या है कानून और संपत्ति की आवश्यकता की के महत्व की बात करते हैं। नेक्स्ट है इनकी बुक द लॉज। तो प्लेटो की रचना जिसमें वो दार्शनिक राजा के प्रतिष्ठापन की अव्यावहारिकता को समझते हैं। अब क्या है, ये इन्होंने 347 ईसा पूर्व में लिखी और ये क्या है जीवन के अंतिम क्षणों में लिखी। तो उन्हें लग गया था कि जो मैंने द रिपब्लिक में एक कॉन्सेप्ट दिया था दार्शनिक राजा, तो वो क्या वो वास्तविक नहीं है, यथार्थ के परिस्थिति में उसे लागू नहीं किया जा सकता, वास्तविक रूप से उसे क्या है वो संभव नहीं है। तो उन्होंने उसे अव्यावहारिक बताया, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, और विधि के शासन को उन्होंने क्या है स्वीकार किया। ठीक है, द लॉज में क्या है वो विधि के शासन को स्वीकार करते हैं, जो कि अरस्तु जिसकी बात करता है। प्लेटो ने अपने अनुभव के प्रकाश में अपने विचारों को परिवर्तित किया। उन्होंने अरस्तु द्वारा अपने दार्शनिक राजा के प्रतिष्ठापन की आलोचना के प्रकाश में अपने विचारों को परिवर्तित किया। इसलिए यह कहा जाता है कि अरस्तु का आदर्श राज्य जो विधि का शासन है अरस्तु का एरिस्टोटल का, वो प्लेटो का दूसरा सबसे अच्छा राज्य है। तो ये थी इनकी कुछ राइटिंग्स। अब प्लेटो के कार्यप्रणाली के बारे में समझते हैं। द्वंद्ववाद या संवाद का जो सिद्धांत है वो तर्क संगत तार्किक संवाद या चर्चा बहस एक तरह की क्या होती है डिस्कशन होता है। द्वंद्ववाद को आरेख के रूप में निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो जो डायलेक्टिक मेथड है जो कि उन्होंने क्या है विकसित किसने किया था सुकरात ने, और इसको राइटिंग में किसने सबसे पहले लिखा तो अपनाया वो था प्लेटो। तो उसमें वो बताते हैं 3 स्तर होते हैं इसके डायलेक्टिक मेथड के। सबसे पहले है पूर्व पक्ष, ठीक है, फिर है प्रतिपक्ष, फिर है समपक्ष। तो इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो पहला होता है थीसिस, जो कि आगे हीगल ने इसको अडॉप्ट किया या अपनाया या विकसित किया। पहला होता है थीसिस, ठीक है, फिर होता है एंटीथीसिस, फिर होता है सिंथेसिस। यानी कि सबसे पहले एक पक्ष पूर्व पक्ष या विचार एक बात या एक स्टेटमेंट हम देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि सबसे पहले कोई एक स्टेटमेंट आती है, ठीक है, फिर क्या है उस स्टेटमेंट की एंटी स्टेटमेंट आती है कि जो आपने बोला है वो उसमें जो कमी है वो उसका क्या है एंटी थीसिस हो जाती है वो। ठीक है, फिर इन दोनों को मिलाकर क्या है एक तीसरा रूप बनता है जो कि है सिंथेसिस, यानी कि उसका अच्छा रूप। ठीक है, पहले स्टेटमेंट 1 दिया आपने, ठीक है, आपने कोई बात रखी, फिर आपने बोला कि जैसे हम प्लेटो के जो आदर्श या दार्शनिक राजा की बात की किसने प्लेटो ने, ठीक है,
द रिपब्लिक में क्या है, वो दार्शनिक राजा की बात कर रहे हैं। लेकिन उसका जो एंटीथीसिस है द लॉज, ठीक है, द लॉज में वो क्या है, उसको अस्वीकार करते हैं या अव्यावहारिक बोलते हैं। कि जब दो उसका एंटीथीसिस आया, जब उन्होंने द लॉज लिखी कि जो मैंने दार्शनिक राजा की बात की थी वो क्या है, इम्पॉसिबल है, अव्यावहारिक है। तो उसके बदले वो क्या है, विधि के शासन की बात करता है। तो पहला क्या है, थीसिस, फिर उसका एंटीथीसिस आया, उसका विरोध हुआ, फिर इन दोनों से मिलकर क्या बोलता है वो कि विधि का शासन होना चाहिए, यानी कि कानून का शासन होना चाहिए। तो वो होता है सिंथेसिस, यानी कि इन दोनों का अच्छा रूप, ठीक है। तो ये यहीं नहीं रुकता, फिर बोलता है कि जो सिंथेसिस होता है या समपक्ष होता है लास्ट का, वो क्या है, फिर से वो थीसिस बनती है, ठीक है। फिर से उसका एंटीथीसिस होता है, फिर से सिंथेसिस होता है। रिसर्च में ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो ये था इसका डायलैक्टिक मेथड। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। प्लेटो की कार्यप्रणाली निगमनात्मक सामान्य से विशेष तक, यानी कि इंडक्टिव मेथड अपनाता है। अब इंडक्टिव मेथड क्या होता है, जो सामान्य से विशेष की ओर जाता है। बात मानो प्लेटो क्या है, एक दार्शनिक राजा की बात करता है, ठीक है, दार्शनिक राजा की बात कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने एक क्या है, साधारण स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि दार्शनिक राजा कैसा होगा या कैसा बनेगा, वो सब चीज़ें। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, द रिपब्लिक लिखते हैं और उसमें क्या बोलते हैं कि दार्शनिक राजा के लिए क्या है, शिक्षा आधार बोलते वो, ठीक है। दार्शनिक राजा कैसे बनेगा, शिक्षा द्वारा। फिर वो शिक्षा के स्तर बताता है कि पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। तो तीसरा स्तर में जो व्यक्ति रहेगा वो क्या है, दार्शनिक राजा बनेगा। यानी कि पहले उन्होंने साधारण यानी कि सामान्य बात की, ठीक है, फिर सामान्य से विशेष की ओर गए। यानी कि जो उन्होंने बात की उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या है, आगे बोला कि ऐसे ऐसे होगा। यानी कि दार्शनिक राजा कैसे बनेगा, शिक्षा द्वारा। शिक्षा के विभिन्न चरण उन्होंने बताए। लास्ट में क्या बोला कि ये ऐसे हम क्या है, दार्शनिक राजा बनाएंगे। तो वो होता है निगमनात्मक मेथड, यानी कि इंडक्टिव मेथड। दूसरा है डिडक्टिव मेथड, जिसमें कि जो कि अरस्तु बात करता है। ये क्या चलता है, विशेष से सामान्य की ओर। तो अभी थोड़ा इसको समझ लेते हैं। विशेष से यानी कि अरस्तु ने क्या किया, पहले स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई सिद्धांत नहीं दिया कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि 158 देशों के संविधानों का पहले अध्ययन किया, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब इन देशों का 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया, फिर जाके उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या है, एक कानून का शासन, यानी कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, शासन प्रणाली, वो अपनानी चाहिए, जिसमें कि कानून की महत्वता होगी। तो वो होता है डिडक्टिव मेथड। तो ये प्लेटो क्या है, निगमनात्मक पद्धति अपनाई थी इन्होंने, ठीक है। प्लेटो एक आदर्शवादी थे, ठीक है, जो क्या है की वजह क्या होना चाहिए, जैसे उन्होंने बोला कि आदर्श राजा होना चाहिए, ठीक है, दार्शनिक राजा होना चाहिए, आदर्श राज्य होना चाहिए। तो क्या है, ये क्या है की वजह चाहिए पर बल देते थे। प्लेटो प्रजातंत्रवादी है। समाधान जिसे प्लेटो खोज रहे थे वो व्यापक और उसके समय से बहुत आगे है। प्लेटो यूटोपियाई, अव्यावहारिक, या आप बोल सकते हैं काल्पनिक, यूटोपिया होता है काल्पनिक व्यक्ति थे जो कि बहुत सारी कल्पना करते थे, उसे प्रैक्टिकल रूप से क्या है, व्यवहारिक रूप नहीं वो दे पाए। अब हम समझते हैं उनके राजनीतिक विचार। वास्तविकता विचारों की परछाई है, ठीक है, ये उनके कोटेशन है या उनका विचार है कि जो वास्तविकता है वो क्या है, विचारों की परछाई होती है। प्लेटो का विचारों का सिद्धांत सुकरात के ज्ञान के सिद्धांत से प्रभावित है। प्लेटो ने सुझाव दिया कि विचार वास्तविक, स्थायी और परिपूर्ण है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, क्योंकि यदि इसको समझना है तो
हमें क्या है अच्छे से इसको तभी समझ सकते हैं जब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। तो प्लेटो के अनुसार आध्यात्मिक दुनिया को समझने के लिए व्यक्ति को आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। प्लेटो ये कह रहे हैं भौतिक जगत परिवर्तन की दुनिया है, ईश्वर की दुनिया उत्कृष्टता और स्थिरता की दुनिया है। ठीक है। प्लेटो के अनुसार यदि हम भौतिक जगत को वास्तविक मानते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अज्ञानी हैं। तो वो बोलते हैं कि जो हम भौतिक जगत है, ठीक है, उसी को व्यक्ति क्या है वास्तविक दुनिया मान लेता है। प्लेटो ने गुफा का सिद्धांत दिया। ये बहुत बारी नेट में आया है। तो अब हम समझते हैं कि गुफा का सिद्धांत क्या है। वो बोलते हैं कि प्लेटो ने गुफा की कथा का उपयोग करके अपने विचारों के सिद्धांत की व्याख्या की। प्लेटो के अनुसार एक गुफा में हमारे स्थान गुफा के प्रवेश द्वार की और पीठ के साथ जंजीर से बंधे पुरुष की तरह है। वो बोलते हैं कि हम क्या है जो भौतिक जगत है या भौतिक जो सुख सुविधा है उसको ही वास्तविक मानकर क्या है चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वास्तविक जो दुनिया है उससे परिचित ही नहीं है। फिर वो इस बिहाफ पे क्या है एक गुफा का सिद्धांत देता है। वो बोलता है कि आदमी क्या है, आदमी की जो बुद्धि है या ज्ञान है एक गुफा की तरह, गुफा में एक व्यक्ति होता है। ठीक है, बात मानो ये गुफा है तो इसमें एक व्यक्ति है। ठीक है, उसने क्या है यहाँ आग जला रखी है। ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति या गुफा से निकलता है, ठीक है, तो उसकी परछाई दूसरी तरफ दिखती है। तो क्या बोल रहा है कि हम सिर्फ उस परछाई को देख के ही या वो प्रकाश जो है उसको वास्तविक माने, यानी कि भौतिक वस्तु को हम क्या है वो वास्तविक ज्ञान या वास्तविकता माने। लेकिन यदि वो व्यक्ति गुफा से बाहर आए, ठीक है, और वास्तविक प्रकाश देखे, ठीक है, तो वो दुनिया तो अलग है। ठीक है, जब व्यक्ति वो जो परछाई को क्या है वो वास्तविक दुनिया मान रहा है, यानी कि भौतिक वस्तु या भौतिक सुख सुविधा को वास्तविक मान रहा है, लेकिन वास्तविक भौतिक चीज़ों से आगे निकल कर जब हम आध्यात्मिक की ओर जाते हैं, ठीक है, तो क्या है यानी कि जब हम गुफा से बाहर आते हैं और प्रकृति का जो प्रकाश देखते हैं जो कि वास्तविक है, तो तभी हम क्या है उसको जान सकते हैं। लेकिन वो बोलता है कि गुफा से प्रत्येक व्यक्ति को जो बुद्धि है वो इतनी संकुचित है कि वो क्या है गुफा से बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति का विकास वो नहीं कर पाता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा गुफा का सिद्धांत। अब उन्होंने आत्माओं का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसमें वो 3 प्रकार की आत्मा बोलते हैं, जिसमें विचारण या विचार की शक्ति होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो उसको स्वर्ण पुरुष कहते हैं या दार्शनिक कहते हैं। जिसमें साहस की शक्ति ज़्यादा होती है उसको वो रजत पुरुष कहते हैं। जिसमें इच्छा शक्ति ज़्यादा होती है, ठीक है, उसको कांस्य पुरुष कहते हैं। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की आत्मा होती है। प्लेटो बोलता है कि प्रत्येक मनुष्य में 3 आत्मा के 3 तत्व होते हैं। ठीक है, जैसे बेचारना या बेचारना शक्ति, जिसमें विवेक की शक्ति ज़्यादा होती है, साहस जिसमें बल शक्ति ज़्यादा होती है, और तीसरा है स्वाभाविक इच्छा, ठीक है, जिसमें काम करने या की शक्ति ज़्यादा होती है। आत्मा को उन्होंने क्या है 3 तत्व बताए हैं आत्मा के। प्रत्येक आत्मा समान नहीं है। कुछ आत्माओं में विचारण या वैचारिक शक्ति का प्रभुत्व होता है, जिसमें वो स्वर्ण पुरुष या बहुत दुर्लभ होते हैं ऐसे व्यक्ति, उनका मानना है। कुछ आत्माओं में साहस का प्रभुत्व होता है, जिसमें रजत पुरुष है। अधिकांश में स्वाभाविक इच्छा का प्रभुत्व या कांस्य पुरुष होता है। ठीक है, उनके आदर्श राज्य में समाज को आत्माओं की गुणवत्ता आध्यात्मिक विशेषताओं के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि जिसमें विचारण या वैचारिक शक्ति ज़्यादा होती है, बौद्धिक शक्ति ज़्यादा होती है, तो वो क्या है वो शासक का काम करेगा।
ठीक है, वो क्या है, राजा का काम करेगा या शासन चलाएगा, क्योंकि उसके विवेक की शक्ति बहुत अधिक है, उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा वो बोल रहा है कि जिसमें साहस शक्ति ज़्यादा थी वो क्या काम करेगा, वो सैनिक का काम करेगा। ठीक है, वो लड़ाई का काम करेगा और क्या है, सैनिक कार्य उसे वो सौंपता है। अब जिसमें इच्छा की शक्ति ज़्यादा थी तो वो क्या है, उत्पादक का काम करेगा। ठीक है, व्यापार का काम कौन करेगा, जिसमें तृष्णा की शक्ति ज़्यादा होती है। तो ये थे इनके आत्मा से संबंधित सिद्धांत। अब न्याय से संबंधित इनके सिद्धांत को जान लेते हैं। प्लेटो ने स्पष्ट तथ्य के रूप में न्याय की अवधारणा को बहुत महत्व दिया, जो उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक एज कंसर्निंग जस्टिस के रूप में प्रस्तुत किया है। प्लेटो के न्याय का विचार कर्तव्य के प्रदर्शन से जुड़ा है। वो बोलता है कि प्रत्येक जो तीन आत्माएं, सबसे पहले तो हमें उसका पहचानना है कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति ज़्यादा है, और जब हम पहचान लेंगे अपनी शक्ति, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है या वो क्षेत्र उस क्षेत्र की ओर जाना है। तो प्लेटो का न्याय का विचार है कि यह कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, न्याय नैतिकता का स्रोत है, सद्भाव बनाए रखने के लिए न्याय आवश्यक है। अब न्याय संगत राज्य वहाँ है जहाँ शांति है, सद्भाव है और उत्कृष्टता है। न्याय संगत आत्मा, हर आत्मा में तीन तत्व होते हैं। न्याय संगत आत्मा पुरुष वह है जहाँ साहस और स्वाभाविक इच्छा का विचरण शक्ति का प्रभुत्व होता है। प्लेटो के अनुसार यह आवश्यक है कि सभी तत्व अपना कार्य करें, यानी कि जिसमें विवेक की शक्ति है वो शासन का काम करे, जिसमें साहस की शक्ति वो सैनिक का काम करे, और जिसमें तृष्णा की शक्ति है वो क्या है, व्यापार करे और उचित ढंग से स्थापित हो। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक श्रेणी को एक कार्य सौंपा गया है जिसके लिए वह स्वाभाविक रूप से अनुकूल है। तो जब व्यक्ति अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग काम करेगा तो वो बोलता है, तो इस तरह क्या है, समाज में न्याय की स्थापना होगी। ठीक है, एक वर्ग को अन्य वर्गों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो बोलता है कि जिसका जो काम है वो काम करे, वो दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, बल्कि आत्म नियंत्रण का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि उसको अपनी इच्छाओं का या अपने आत्म नियंत्रण का प्रयोग करना चाहिए, ताकि वो दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। न्याय की अवधारणा, ठीक है, तो उसमें वो तीन तत्व बोलता है कि कार्यात्मक विशेषता, ठीक है, कि अपने कार्य को समझना कि मेरे अंदर कौन सी इच्छा है, ठीक है, हस्तक्षेप ना करना, दूसरे के कार्य में इंटरफेयर ना करना, और अब बुद्धि, साहस और आत्मसंयम के बीच सामंजस्य स्थापित करना। अगर आप ये तीनों चीज़ें करेंगे तो क्या है, समाज में न्याय की स्थापना होगी। अब हम शिक्षा का सिद्धांत समझ लेते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा एक आत्मा के आध्यात्मिक गुणों का पता लगाने और एक आदर्श राज्य स्थापित करने का साधन है। तो हमने पहले भी बोला था कि आदर्श राज्य स्थापित या दार्शनिक राजा कैसे वो स्थापित करेगा, शिक्षा के द्वारा। प्लेटो एथेनियन सार के साथ शिक्षा की संयमी प्रणाली की विशेषता का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बनाते हैं। प्लेटो शिक्षा को बहुत समग्र रूप में लेते हैं। राज्य और समाज के सामंजस्यपूर्ण कार्य के लिए शिक्षा आवश्यक है। अब प्लेटो की शिक्षा योजना की विशेषता है, सबसे पहले तो राज्य द्वारा नियंत्रित होगी, यानी कि स्टेट द्वारा शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा देने का काम किसका है, एक राज्य का होगा। पुरुषों और महिला दोनों के लिए वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। साहित्य और सख्त नियंत्रण की बात कर रहे हैं। अनिवार्य, यानी कि शिक्षा क्या है, अनिवार्य है। मानसिक और नैतिक दोनों विकास के लिए क्या है, शिक्षा जरूरी है। आत्मा से संबंध और दार्शनिक राजा की उत्पत्ति, क्या बोलते हैं वो, और शिक्षा द्वारा क्या होगा, अंत में दार्शनिक राजा की उत्पत्ति होगी, जो द रिपब्लिक में वो बात कर रहे हैं। अब इनके
अलग अलग स्टेज या चरण की बात करते हैं, समझते हैं। इसमें वो 4 चरण की बात कर रहे हैं, प्रथम, द्वितीय और उच्च शिक्षा और व्यवहारिक प्रशिक्षण। ठीक है, तो प्रथम चरण में वो बोल रहे कि 0 से 18 वर्ष का होगा। पहला जो स्टेज है वो 0 से 18 वर्ष रहेगी, जिसमें कि बच्चों को प्राथमिक चरण में क्या है, बच्चों को संगीत, जिम्नास्टिक और नैतिक कहानियाँ सिखाई जाएगी। दूसरे उसमें बोल रहे हैं कि माध्यमिक चरण में विभिन्न विषयों की मूलभूत शिक्षा दी जाएगी। अब दूसरा चरण शुरू होता है उनका 18 से 20 वर्ष में। ठीक है, फिर इसमें बोलते हैं अनिवार्य सैनिक शिक्षा, यानी कि जो बच्चे 18 से 20 वर्ष के हैं तो सभी को क्या है, अनिवार्य सैन्य शिक्षा देनी चाहिए। पहली निस्संदन प्रक्रिया, जो इस चरण में विफल होते हैं। अब यहाँ क्या है, जब 18 से 20 वर्ष में क्या है, एक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो इस चरण में विफल होते हैं वो क्या बनेंगे, उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च शिक्षा। अब जो इसमें पास हो गए वो क्या है, 20 से 35 वर्ष आगे अपनी स्टडी करेंगे। 35 वर्ष की आयु में फिर से क्या है, एक परीक्षा होगी और इस समय तक जिसके पास तर्क की क्षमता थी वे आगे शिक्षा जारी रखेगी। अब क्या होगा, जो तो परीक्षा में पास होगा, यानी कि जिसकी तर्क शक्ति ज़्यादा है वो तो आगे जाएगा, जिसकी नहीं है वो क्या है, सैनिक वर्ग में शामिल हो गया। ठीक है, अब जो अंतिम स्टेज है इसकी वह है व्यवहारिक प्रशिक्षण। अब 35 से 50 वर्ष में क्या होगा कि 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति एक दार्शनिक राजा बनने के योग्य हो जाता है। प्लेटो ने शिक्षा की परिकल्पना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में की थी। अब इसके बाद क्या है, वो प्रैक्टिकल उसमें जाएगा, यानी कि व्यवहारिक जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या है, जो सीखता जाएगा और क्या है, अच्छी तरह से शासन प्रणाली को चलाएगा, ऐसा प्लेटो का मानना था, जिसमें कि वो विफल हो जाते हैं बाद में। अब इनके साम्यवाद का सिद्धांत समझते हैं। प्लेटो के राजनीतिक विचार की एक अन्य विशेषता जो उनके न्याय के सिद्धांत से सहज रूप से जुड़ी है वो संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद है। वो 2 चीज़ें बोलते हैं। प्लेटो ने निम्न के साम्यवाद का प्रस्ताव रखा, संपत्ति और पत्नियाँ। ठीक है, प्लेटो ने जिन वर्गों के साम्यवाद का प्रस्ताव किया है वह शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। प्लेटो उत्पादक वर्ग के लिए साम्यवाद का प्रस्ताव नहीं करते, क्योंकि वे वैसे लोग हैं जिसमें स्वाभाविक इच्छा का प्रभुत्व होता है और इसलिए संपत्ति और परिवार के लिए स्वाभाविक इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकते। अब प्लेटो जो है 3 वर्ग बताते हो, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। तो जो 2 वर्ग है, सैनिक और शासक वर्ग, उसमें बोलते हुए कि उनकी निजी संपत्ति और निजी पत्नियां नहीं होगी। इसके पीछे वो तर्क देते हैं कि यदि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग की निजी संपत्ति होगी और निजी पत्नियां होगी तो वो क्या है, अपने पत्नी या संपत्ति के लिए कार्य करेगी। ठीक है, वो निस्वार्थ होके देश सेवा नहीं करेगी। इसलिए वो बोलते हैं कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग की संपत्ति जो होगी वो सार्वजनिक होगी। ठीक है, स्त्रियां भी उनकी सार्वजनिक होंगे और जो उनके बच्चे हैं वो भी सार्वजनिक रूप से, या उनके बच्चों को ये नहीं बताया जाएगा कि उनकी माँ या पिता कौन है। तो ये है इनका साम्यवाद का सिद्धांत। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। संपत्ति का साम्यवाद वो शासक और अभिभावक वर्ग को संपत्ति प्राप्त करने या रखने से वंचित करते हैं। ठीक है, परिवार का साम्यवाद वो परिवार को भी नहीं इसमें शामिल करते। प्लेटो के अनुसार परिवार संपत्ति से बड़ी विपदा है। यह परिवार ही है जिसके लिए व्यक्ति संपत्ति अर्जित करता है। फिर वो तर्क दे रहा है कि क्यों वो बात कर रहा है। ठीक है, उनको वंचित क्यों कर रहा है। परिवार के साम्यवाद में विवाह और पत्नियां का साम्यवाद शामिल है। प्लेटो के लिए पूरा राज्य एक परिवार है। अभिभावक वर्ग के बीच स्थायी विवाह की कोई व्यवस्था नहीं है और सभी महिला सभी पुरुषों के लिए सामान्य है और सभी पुरुष सभी महिलाओं के लिए सामान्य है। कौन किससे विवाह करेगा यह राज्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, प्लेटो का पत्नियों के साम्यवाद के पक्ष में एक
सृजन उद्देश्य था। वह एक बेहतर और अधिक बुद्धिमान वर्ग का निर्माण करना चाहते थे, इसलिए केवल निपुण पुरुष और निपुण महिलाएं संयुक्त होगी। विवाह का उद्देश्य केवल वंश वृद्धि होगा और कुछ नहीं होगा। एक बार संतान का जन्म लेने के बाद वो राज्य की सुरक्षा में होगा। यह महिलाओं को संतान के पालन की जिम्मेदारी से मुक्त करेगा और इसलिए राज्य के कार्य में भाग ले सकता है। इस प्रकार कोई भी बच्चे के बीच भेदभाव नहीं कर पाएगा और सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब इनके दार्शनिक राजा का सिद्धांत के बारे में समझ लेते हैं। प्लेटो की दार्शनिक राजा की अवधारणा प्लेटो की न्याय की अवधारणा पर उप सिद्धांत है या उसका उप सिद्धांत है। ठीक है, उन्होंने विचारण शक्ति या विवेक शक्ति के तत्व को प्रतिष्ठा का दर्जा प्रदान किया कि जिस व्यक्ति के अंदर विवेक की शक्ति है वो क्या है, सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। उन्होंने माना कि केवल सक्षम और कुशल लोगों को ही शासन करने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल सही। प्लेटो सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के पक्षधर नहीं थे, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। इसके बजाय वह अपने दार्शनिक राजा को असीमित अधिकार दे देता है। वह विशिष्ट वर्ग को सरकार के पक्ष में है। एलीट पीपल जो है या एलीट जो वर्ग है, ग्रुप है, सरकार वो क्या है, सरकार चलाएगा। प्लेटो एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे, इसलिए जब तक दार्शनिक शासक नहीं है या शासक दर्शन शास्त्र नहीं सीखते तब तक शहरों को भ्रष्टाचार, बुराइयों और से छुटकारा नहीं मिलेगा। वो क्या चाहते थे कि एथेंस को क्या है, एक आदर्श राज्य स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ये सारा जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया। अब योग्यता की वो बात करता है कि उसमें क्या है, विवेक की शक्ति, ऐसा पुरुष होना चाहिए जिसके अंदर विचारण शक्ति वाला पुरुष होना चाहिए। दार्शनिक राजा कौन होगा, इसके बारे में ये कह रहे हैं प्लेटो। पहला है जिसमें विवेक की शक्ति हो। ठीक है, 50 वर्ष की शिक्षा उसने ली हो, कोई संपत्ति नहीं, कोई परिवार नहीं होना चाहिए उसका। प्लेटो के दार्शनिक राजा के पास संपूर्ण अधिकार थे। फिर उसको वो क्या बोलता है कि पूरी पावर है उस राजा के पास। उनकी बुद्धि पर जनमत द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ऐसे राजा पे कोई भी क्या है, जो जनता है वो क्वेश्चन नहीं करेगी या क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकती। प्लेटो ने दार्शनिक राजा पर केवल एक पाबंदी लगाई है, वह है संविधान विधि को बदल नहीं सकता। ठीक है, ये पाबंदी है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक लॉ में विधि को प्रतिष्ठा का दर्जा प्रदान किया। फिर वो क्या है, दाज लॉज में क्या है, कानून के शासन को भी क्या है वो मान रहे हैं कि कानून का शासन भी जरूरी है, ना कि दार्शनिक राजा के पास सारी शक्ति होनी चाहिए। अब प्लेटो के कुछ कोटेशन है, ये हम समझ लेते हैं। मानव व्यवहार 3 मुख्य स्रोतों से प्रभावित होता है, इच्छा, भावना और ज्ञान। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट है विचार या विज्ञान सभी वस्तुओं का स्रोत है। ठीक है, अज्ञानता सभी बुराई की जड़ या तना है। ये अक्सर नेट के एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। कोई विधि या विधान समझ से अधिक प्रबल नहीं है। वे राज्य सुशासित होते हैं जहाँ शासक शासन करने का न्यूनतम इच्छुक होता है। औषधि के किसी विशेषज्ञ चिकित्सक को औषधि की पुस्तक के साथ सीमित करना मूर्खता है। यानी कि यदि कोई डॉक्टर है तो वो सिर्फ डॉक्टर ही होगा, उससे क्या है और ज़्यादा नॉलेज या उस विषय को छोड़ के भी अपनी जो नॉलेज है वो विकसित करनी चाहिए। निष्कर्ष अब हम देखते हैं इसके। कोई भी या तो आदर्शवादी या आदर्शवाद विरोधी हो सकता है, लेकिन कभी भी गैर आदर्शवादी नहीं हो सकता। ये कौन बोल रहे हैं, कार्ल पॉपर। प्लेटो दर्शनशास्त्री है और दर्शनशास्त्र प्लेटो है। ठीक है, प्लेटो दर्शनशास्त्र है और दर्शनशास्त्र प्लेटो है। प्लेटो के राजनीतिक दर्शनशास्त्र ने बाद की शताब्दियों में उभरे राजनीतिक विचार और विचारधारा पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। यह सही कहा गया है, पश्चिमी राजनीतिक विचार और कुछ
नहीं अरस्तु और प्लेटो की बाद टिप्पणी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने क्या है प्लेटो के बारे में जाना, उनके जो साम्यवाद का सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है, ठीक है, शिक्षा का सिद्धांत है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत है, ये सब हमने समझे। तो यदि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपके फ्रेंड भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।